हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर की जो एक वीडियो है जिसमें लगभग सारा ही मैंने कवर करवा दिया है। उसके बाद अपना हिस्ट्री के जो सेकंड पेपर है भारत के इतिहास की अपन इसमें बात करेंगे। सिंपल सा कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बाकी है, इसलिए अपन मेन टॉपिक पर ही या मेन बिंदु पर ही अपन उसका ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर टू द पॉइंट बात करेंगे। सिंपल सी चीज़ इतिहास में अब अपन स्टार्ट करते हैं कि इतिहास के बारे में कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस तरह के आते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है। इतिहास का अर्थ क्या होता है कि पूर्व में घटित घटनाएं जो होती है उसको इतिहास कहा जाता है। सिंपल तौर पे सामान्य शब्दों में इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है मोटे तौर पर, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक या आधुनिक काल। ठीक है, अब आपके इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन यहाँ से आ रखा है और आता भी और आ भी सकता है। प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में अंतर अगर समझ में आ गया तो प्रागैतिहासिक काल ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में जो सबसे प्रारंभ में जो काल है इतिहास का सबसे स्टार्टिंग, जहाँ पर लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, अब आदि ऐतिहासिक काल में आओगे तो लिखित साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे तो लिखा प्राप्त हुआ है। लेकिन जब यहाँ पे लिखा प्राप्त हुआ ही नहीं है तो यहाँ पे पढ़ने की तो कोई संभावना बनती ही नहीं है। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल फॉर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली भी तो सही है, मतलब लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसको कौन से काल में रखेंगे? आदि ऐतिहासिक काल में रखेंगे। अब उसके बाद ऐतिहासिक या आधुनिक काल, यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, इन लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, ये इन तीनों में मोटे तौर पर अंतर होता है। अपन प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की और क्या विशेषता हो सकती है या अपन उसके अंदर और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों को शामिल किया है। मतलब अब इस प्रागैतिहासिक काल की अपन बात करेंगे को कुछ तो ऐसे साक्ष्य होंगे जिसके आधार पर अपन इतिहास का निर्धारण कर सके, क्योंकि यहाँ पे तो लिखित हो गए लेकिन यहाँ पे तो लिखित है ही नहीं। तो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब हो गया कुछ अभिलेख हो गए, बर्तन हो गए, मुद्रा हो गई। ठीक है, इस तरह के पुरातात्विक साक्ष्य, मृदभांड हो गए, उसके आधार पर अपन प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण करेंगे। इसके अंतर्गत अधिकांश जो साक्ष्य मिले हैं वो पत्थर अर्थात पाषाण से निर्मित है, तो इसको पाषाण काल की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही पाषाण काल आएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल। वापस देख लीजिए, इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं तो इतिहास का निर्धारण किसे होगा? पुरातात्विक साक्ष्य इसके अंदर शामिल है। इसको पाषाण काल भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसको पत्थरों का युग कहा गया, मतलब जो भी साक्ष्य मिले हैं वो पत्थर से निर्मित मिले हैं। अब पाषाण काल भी वही सब 3 भागों में बांट रखा है। 3 भागों में कैसे बांट रखा है? सबसे जो प्रारंभ में है वो पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। इसके बारे में मोटे तौर पर सबसे पहले जो आदि मानव की अपन स्टोरी सुनते हैं कि भाई मानव सबसे पहले आदि मानव था, बहुत जंगलों में रहता था, शिकार करता था, घुमक्कड़ था और समूह में नहीं रहता था, बस वही उसकी विशेषता है। तो ये सब पूरा पाषाण काल में आ जाएगा। आदि मानव की उत्पत्ति इसी काल में मानी जाती है। प्रारंभ में वो शिकार करता था, घुमक्कड़ मतलब यहाँ से वहाँ घूमता रहता था और समूह में निवास नहीं करते थे। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या है कि अब जो मानव अब है ना पशुपालन करने लग गया और समूह में रहने लग गया था। उसके बाद उसने औजारों का भी निर्माण किया। यहाँ पे भी पूरा पाषाण में औजार तो थे लेकिन पत्थरों के मोटे औजार थे। लेकिन यहाँ पर मानव की जो बौद्धिक जो बुद्धि का विकास हुआ, फिर उसने औजारों का जो निर्माण है सूक्ष्म तौर पर, मतलब मध्य पाषाण काल में मैक्रोलिथस अर्थात सूक्ष्म पाषाण काल, छोटे औजार बनने स्टार्ट हो गए। अगर 2 नंबर में आ जाए मैक्रोलिथस तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है और इसमें सूक्ष्म या छोटे औजार की बात करनी है। ठीक है, क्या क्या? पशुपालन, समूह में रहना और औजार क्या होते थे? छोटे। उसके बाद आता है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। अब यहाँ पर स्थायी बसावट, मतलब मनुष्य अब स्थायी तौर पे एक ही स्थान पर रहने लग गया। अब एक ही स्थान पर रहेगा तो उसको अपनी जीवन चलाने के लिए, खाने पीने के लिए बंदोबस्त तो करना ही पड़ता है, अर्थात वह कृषि करने लग गया। कृषि में क्या? खेती बाड़ी
इसी काल में प्रारंभ हुई। ठीक है, अब मैंने ये मोटे मोटे तौर पर आपको समझा दिया है, वापस देख लो। इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन पुटअप होता है तो मैंने इसी को डिटेल वाइज में लिखा। लिखित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य शामिल, या लिखित साक्ष्य नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने क्रॉस लगा रखा है। पाषाण काल का भी संबंध इसी काल से ही है। पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग। 3 काल में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसके बाद अपन इतिहास के जो स्रोत है, जिसमें 20 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भारत के इतिहास को अपन ने लिखा है या जाना है, कोई ना कोई तो साधन होगा, उसके बारे में अपन अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। तो नहीं, अपन ने भारत के इतिहास का जो 3 कालखंड में बांटा था, वो पहला टॉपिक अपन ने कवर कर लिया। उसमें प्रागैतिहासिक काल में मैंने ज़्यादा जोर दिया था, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। तीनों ही काल मैंने समझा दिए, बिल्कुल साधारण तरीके से समझाने की मैंने कोशिश करी है। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक या मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, और भारत के ऐतिहासिक स्रोत से पूछा जाता है कि कौन कौन से स्रोत है जिससे भारत के इतिहास के बारे में अपन को पता चला है। मोटे मोटे तौर पर भारत के इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांट रखा है। पुरातात्विक स्रोत फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर साहित्यिक साक्ष्य, थर्ड नंबर विदेशी विवरण। ठीक है, अब उसको अपन और डिफाइन करते हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। पुरातात्विक स्रोत में, पुरातात्विक साक्ष्य में अपन को अभिलेख मिला। अभिलेख से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि अभिलेख का अर्थ क्या है, या अभिलेख से तात्पर्य क्या है। तो अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण, मतलब जो भी कठोर सतह है, चाहे वो शिलालेख हो, शिलालेख मतलब चट्टान हो गई, या ताम्रपत्र हो, स्तंभ हो, प्रशस्ति हो, या गुहा मतलब गुफा, उस पर जो लिखा हुआ जो लेख है उसे अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहा जाता है। उसके बाद मृदभांड, पुरातात्विक स्रोत में जब खुदाई की गई थी, बहुत सारी सिंधु घाटी, एग्जाम्पल फॉर सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पर बहुत सारे मृदभांड मिले, तो मृदभांड भी पुरातात्विक स्रोत में ही इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद भित्ति चित्र, भित्ति मतलब भीत मतलब दीवार, मतलब दीवार पर जो लिखे हुए चित्र या मंडे हुए जो चित्र होते हैं, उनके आधार पर अपन इतिहास का निर्धारण करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में भित्ति चित्र भी आएंगे। ठीक है, मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है, ये भी पुरातात्विक साक्ष्य का एक अंग है। फिर नगर के अवशेष, जो नगर अध्वस्त मिले हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अपन ने जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पर बहुत सारे स्थल ऐसे मिले हैं जहाँ पर मतलब उसकी कंडीशन से पता चलता है कि वहाँ की जो स्थिति थी किस प्रकार रही होगी भारत के इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, ये अपन पुरातात्विक स्रोत में मोटे मोटे तौर पर अभिलेख, मृदभांड, भित्ति चित्र, मूर्तियाँ, नगर अवशेष इत्यादि को शामिल करते हैं। उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत एक तो धार्मिक साक्ष्य हो गए जो धर्म से रिलेटेड है, और एक अन्य जिसमें लगभग सभी साक्ष्य जो शासक रहे हैं उनके समय जो कवि वगैरह या जो लेखक रहे हैं उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में डिटेल पता चलती है। धार्मिक में हो गया वेद, वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, वेदांग, वेदांग से भी सीधा क्वेश्चन आ रखा है, 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। आरण्यक, वनों में जाकर जो लिखा गया जो ग्रंथ है वो आरण्यक कहलाता है। उपनिषद, गुरु के समीप लिखा गया उपनिषद, लिखा गया ग्रंथ उपनिषद होते हैं। रामायण महाभारत महाकाव्य है। कुरान, बाइबल, इसके अलावा भी जैन धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड इत्यादि जो सारे ग्रंथ आते हैं धार्मिक ग्रंथ, वो सारे इस धार्मिक या साहित्यिक साक्ष्य के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अन्य में कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, उसके बाद कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में पता चलता है। पतंजलि महाभाष्य, हिंदी की व्याकरण का जो एक ग्रंथ है वो महाभाष्य कहलाता है, जो पतंजलि द्वारा इसका निर्माण किया या इसको लिखा गया था। ठीक है, अपन ने 2 तो टॉपिक पर देख लिया, कौन कौन सा? एक तो पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य। तीसरा जो है वो विदेशी विवरण, जो भारत में प्राचीन भारत में जो पहले बहुत सारे लोगों ने भारत में यात्राएं की, यात्रा के दौरान जो भी भारत की जो व्यवस्था थी उसको देखा और अपने ग्रंथों में उसको लिखा, उसी को अपन विदेशी विवरण या यात्रा वृत्तांत भी कहा जाता है। जब अपन इतिहास की बात कर ही रहे हैं तो
हेरोडोट्स को तो भूल ही नहीं सकते। हेरोडोट्स जिसकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका, इसने भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। इसको भारत के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के इतिहास का जनक या जन्मदाता। उसके बाद मेगस्थनीज, मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फायन, फायन की पुस्तक का नाम है फो को की। इस पुस्तक के अंतर्गत ये एक चीनी यात्री है जिसके अंतर्गत गुप्त काल, मौर्य काल, जैन व बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सारी जानकारी प्राप्त इसी में होती है। और ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है सियुकी। इसमें भी भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। वापस देख लो, भारत के इतिहास का स्रोत 20 नंबर का अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इसको फ्लोचार्ट बनाना है इसका। फिर उसके बाद प्रत्येक बिंदु को निकाल कर या जो मेन बिंदु उनको निकाल कर उसके बारे में 2-3 बातें डिटेल में लिखनी है। ऐसे क्या होगा कि आप 4-5 पेज आराम से बढ़ जाएंगे और 20 नंबर में से कम 17-18 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। वापस देख लो, 3 भागों, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी विवरण। पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, मृदभांड, भित्ति चित्र, मूर्तियाँ और नगर अवशेष या भग्नावशेष। साहित्यिक में एक तो धार्मिक हो जाएगा और एक अन्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विदेशी विवरण में हेरोडोट्स, मेगस्थनीज, फायन और ह्वेनसांग। इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए आप अपनी सीरीज का भी उपयोग ले सकते हैं। अब जो अपना टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उस क्वेश्चंस में कुछ शॉर्ट तरीके से 2 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, या फिर नगर नियोजन पूछ लेगा, या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में पूछ लेगा। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही अपन पढ़ रहे हैं। अपन को इतिहास के ज्ञाता नहीं बनना है। अपन को सिर्फ और सिर्फ जितना एग्जाम में लिखना है, जितने एग्जाम में अपने अच्छे नंबर या अच्छे स्कोर हो जाए उतना ही अपन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अपन इनको देखते हैं कि विस्तार से क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में देमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगी ढोर। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। मांडा, देमाबाद, आलमगीरपुर और सुतकांगी ढोर, ये इसका विस्तार है। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आए तो आपको इस तरह लिखना है। उसके बाद हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हुई थी, सबसे प्रथम जो स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा है, ठीक है। प्रथम उत्खनित स्थल, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो। केवल मोहनजोदड़ो लिखा हुआ आ जावे तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। यहाँ पर खुदाई के दौरान विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक गोदीवाड़ा मिला है, अर्थात बंदरगाह मिला है। इसका अर्थ ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता विदेशों मतलब आसपास के देशों से भी व्यापार करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमाण यहीं से मिलते हैं, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से रिलेटेड बहुत सारी और बातें हैं जो अपन राजस्थान के इतिहास उसमें देखेंगे, ठीक है। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ। एक C14 या रेडियो कार्बन डेंटिंग, ये अगर वर्ड आ जाए तो इसका अर्थ ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, उसका जो निर्धारण है इस विधि द्वारा किया जाता है जिसका नाम है रेडियो कार्बन डेंटिंग। सामान्य तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व माना गया है। तो लगभग ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और टॉपिक नगर नियोजन, आर्थिक विशेषता और लिपि से भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। नगर नियोजन की अगर बात करें तो वहाँ पर जो नगरों का बसावट था या नगरों को जो बसाया गया वो ग्रिड पद्धति के अनुसार बसाया गया है, ठीक है। यहाँ पर नगर के 2 भाग थे। एक जो पश्चिमी भाग उसको कहते थे दुर्ग, और जो पूर्वी भाग था उसको कहते थे नगर टीला या टीला। अब ये जो है
ये 2 भाग में बट रखे हैं। उसके बाद नगर नियोजन में जो टीला है, ये दुर्ग है, या अधिकांश जो भाग है नगर का वो परकोटा सहित था। मतलब परकोटा का अर्थ हो गया कि ये तो हो गए नगर, उसके चारों ओर मोटी दीवार की भी एक दीवार खड़ी कर दी जाती थी। मतलब परकोटा नगर की सुरक्षा से रिलेटेड, कि नगर की सुरक्षा रहे, उसे कहते हैं परकोटा। वापस देख लो, ग्रिड पैटर्न में बसावट था, 2 भागों में बांट रखा है, दुर्ग और टीला। ओके, दुर्ग तो पश्चिम भाग में था और टीला पूर्व भाग में। यहाँ पर नाली व्यवस्था अच्छी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान रखते थे। घरों में जो गंदा पानी होता था उसके लिए, उसको बाहर निकालने के लिए नालियाँ बनाई गई थी। कई नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी, कई कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। तो नाली व्यवस्था का भी यहाँ पर ध्यान रखा था, स्वच्छता का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता था। उसके बाद सड़क व्यवस्था, यहाँ पर जो सड़क थी वो समकोण, मतलब चौराहे नहीं होते चौराहे, उसी तरह यहाँ पर सड़क का निर्माण था। एक सड़क एक दूसरे को काटती हुई बनाई गई थी, इस तरह समकोण में। उसके बाद मकान, मोहनजोदड़ो से 1 से ज़्यादा मंजिलें भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर मकान जो है बहुमंजिला प्राप्त हुए हैं। ये इसकी नगर नियोजन की जो मुख्य बातें हैं ये आपके सामने है। उसके बाद आर्थिक विशेषता की बात करें तो आर्थिक विशेषता में यह कृषि प्रधान सभ्यता मानी गई है। यहाँ पर व्यापार और व्यवसाय भी किया जाता था और यहाँ पर सिंचाई भी की जाती थी कृषि के लिए। ठीक है, ये इसकी आर्थिक विशेषता के अंतर्गत आ गया। उसके बाद लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान एक लिपि मिली है। उस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। भाव चित्रात्मक लिपि, जिसमें लगभग 400 अक्षर मिले हैं। अब 400 अक्षर मिले हैं वो सर्पाकार में मिले हैं, यूँ, ये यूँ, ठीक है। और अधिकांश जो अक्षर मिले उल्टे यू होता ना, उल्टा यू, उसी आकृति के मिले हैं, इसलिए उल्टे यू की आकृति के अक्षर यहाँ पर मिले हैं। ये जो लिखे जाते थे दाएं से बाएं, ये दाएं से बाएं लिखे जाते थे इस लिपि। और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए अपन सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। मैंने आपको ऐतिहासिक काल के इतिहास के 3 भाग बताए, जिसमें कि जो लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त तो हुआ है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिपि मिल तो गई लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल से रिलेटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता में बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है और इसी तरह से आपको इसको लिखना है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। अपना जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से भी क्वेश्चन आ रखे हैं और पूछ भी सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो मोस्ट हो सकता है ऊपर से लगभग एक ढांचा बनाने की मैंने कोशिश कर ली है, उसमें से ही आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जब सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त हुआ था या पतन हुआ था, उसी के बाद वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ था। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही अंत हुई और वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताई थी कि नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं या इसके कार्यवाहक माने जाते हैं, उनको वो लोग आर्य थे। ठीक है, इसे आर्य की सभ्यता भी कहा जाता है, वैदिक सभ्यता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपन वेद, वेदांग, उपनिषद और 10 राज्य युद्ध, इससे रिलेटेड 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो अपन ये भी देख लेते हैं। वेद होते हैं 4 प्रकार के, 4 प्रकार में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें आपको चारों वेदों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद एक आता है क्वेश्चन वेद त्रयी, वेद त्रयी। तो ये वेद त्रयी में एक ये और एक ये तीनों ही शामिल है। ठीक है, अगर वेद त्रयी का क्वेश्चन आए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मिलकर वेद त्रयी होता है। वेदांग 6 होते हैं। वेदों के अंग 6 प्रकार के, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प और ज्योतिष। बिल्कुल सिंपल तरीके से। उपनिषद 108 प्रकार के उपनिषद होते हैं। उपनिषद का अर्थ मैंने बहुत बार बता दिया, एक बार वापस बता देता हूँ कि गुरु के समीप बैठकर जो ग्रंथों की रचना होती है वो उपनिषद होते हैं। ठीक है, आपको उपनिषदों के नाम पूछ सकते हैं कि किन्हीं 4 उपनिषदों के नाम लिखिए या किन्हीं 2 उपनिषदों के नाम लिखिए। तो वैसे तो बहुत सारे, लेकिन सिंपल ही है, ईश, कठ, केन और प्रश्न।
ये आपको उपनिषदों के नाम याद करने हैं। उसके बाद 10 राज्य युद्ध, वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में एक युद्ध हुआ था 10 राज्य युद्ध, जो कहाँ हुआ था? रावी नदी के निकट पर, रावी नदी के तट पर। किन किन के मध्य हुआ था? सुदास और विश्वामित्र के मध्य। इसमें जो विजय हुई थी, सुदास की विजय हुई थी, ठीक है, इनकी विजय। फिर वैदिक सभ्यता में पूछा जाता है राजनीतिक जीवन से और सामाजिक जीवन में और महिलाओं की स्थिति। राजनीतिक जीवन में आपको क्या इकाइयाँ याद करनी है, और वो भी क्रमवाइज याद करनी है। सबसे पहली जो इकाई होती है परिवार। परिवार से मिलकर बनता है, बहुत सारे परिवार से मिलकर बनता है कुल। कुल के समूह से मिलकर बनता है ग्राम। ग्रामों के समूह से मिलकर बनता है विश्व। विश्व के समूह से मिलकर बनता है जन, और बहुत सारे जनों के समूह से मिलकर बनता है जनपद। और बहुत सारे जनपद जब हो जाते हैं एक साथ या समूह बन जाता है, फिर उसे कहते हैं महाजनपद। वर्तमान में ग्राम को गांव कहा जाता है। विश्व जो तहसील होती है वो विश्व। जन मतलब जिला, जनपद मतलब राज्य, और महाजनपद मतलब देश। इसके अंतर्गत राजनीतिक जीवन में जो राजा होता था, राजा जो समस्त जो भूमि होती थी उसका स्वामी ना होकर सिर्फ और सिर्फ उसका नेता होता था या संरक्षक होता था, ठीक है। राजनीतिक जीवन में कुछ संस्थाएं भी देखनी पड़ती है अपन को। 3 प्रकार की संस्थाएं, एक तो विधत, सभा और समिति। विधत जो सबसे प्राचीन संस्था है, सबसे प्राचीन संस्था है। इसके अंतर्गत विद्या और ज्ञान से संबंधित संस्था है, ठीक है। इसमें महिला भी प्रवेश ले सकती थी, एक बात। दूसरा सभा और समिति, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। सभा को नरिष्ठा भी कहा जाता है। और जो वरिष्ठ लोग होते हैं या वयोवृद्ध जो होते हैं, जो उन्हीं के लोगों का समूह इसमें होता है, ठीक है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। और इसमें भी महिला प्रवेश ले सकती थी। लेकिन जो समिति है, समिति जन सामान्य लोग, मतलब जो वयोवृद्ध या वरिष्ठ लोगों के अलावा जो भी सामान्य लोग होते हैं, वो सभी सामान्य लोग समिति में शामिल होंगे, और इसमें महिला का प्रवेश वर्जित था। ये होते हैं संस्था के बारे में, विधत, सभा और समिति। सामाजिक जीवन, वैदिककालीन सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक जीवन किस तरह का था? मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक जीवन था या धार्मिक जीवन था, वहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है, अर्थात मातृ सत्तात्मक वो सभ्यता कहलाती है। लेकिन यह पितृ सत्तात्मक सत्ता कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर संयुक्त परिवार रहते थे और गाय का महत्व था। गाय को अगण्य रूप में पूजा जाता था, अगण्य भी कहा जाता था, अगण्य, ठीक है। महिलाओं की स्थिति वैदिक काल में सम्मानजनक थी। उपनयन संस्कार के बारे में मैंने पढ़ा रखा है। उपनयन संस्कार क्या होता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जब प्रवेश करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश से पहले कोई भी बालक है उसको उपनयन संस्कार दिया जाता है या उपनयन संस्कार किया जाता है। उसके बाद ही वह ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और विद्या ग्रहण करता है, अर्थात गुरुकुल जाता है। तो उस समय वैदिक काल में महिलाओं को भी ये अधिकार था। और जो विवाह की आयु थी, लगभग वयस्क माना जाता था, 16-17 वर्ष की आयु में विवाह किया जाता था, ठीक है। ये जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, जो भी अपन जानते हैं कि पर्दा प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, इत्यादि जो भी कुरीतियाँ थी, वैदिक सभ्यता में या वैदिक काल में महिलाओं में ऐसी प्रकार की कोई भी कुरीतियाँ विद्यमान नहीं थी। अब एक बात है कि महिलाओं की स्थिति, उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में 2 काल आते हैं, एक तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक, और एक उत्तर वैदिक। अगर आपको उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पूछ ले, तो ये जो भी मैंने लिखा रखा है महिलाओं की स्थिति, उसका सिर्फ और सिर्फ आपको अपोजिट लिखना, मतलब विपरीत लिखना है। क्या लिखना है कि भाई साहब बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई थी और ये जो भी अधिकार थे वो सारे अधिकार मतलब महिलाओं से छीन लिए गए थे। और वैदिक सभ्यता को सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी, कुछ शॉर्ट में ये बता दिया। वेद, वेदांग, उपनिषद, 10 राज्य युद्ध, राजनीतिक जीवन के बारे में बता दिया। ये जो इकाइयाँ आपको सीक्वेंस वाइज, क्रम वाइज देखनी है, संस्थाएं दिखा दी, और सामाजिक जीवन में ये सामाजिक जीवन और महिलाओं की स्थिति, लगभग इसी से क्वेश्चन आपका पुटअप हो जाएगा। वैदिक सभ्यता से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आपको यही लिखना, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे।
वैदिक सभ्यता पढ़ने के बाद जैन और बौद्ध धर्म आता है। जैन धर्म में लगभग मैंने जो भारतीय संस्कृति है उसमें मैंने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। बौद्ध धर्म में संस्थापक अगर माने तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है, जिनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऐसे इतिहास तो बहुत बड़ा है, लेकिन सिंपल तरीके से समझने में कि सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने ग्रह त्याग किया मोक्ष की प्राप्ति के लिए या ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो ग्रह त्याग कैसे किया उसके ऊपर 4 एक ऐसे दृश्य देखे। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले तो सबसे पहले उन्होंने दृश्य देखा, एक सेकंड, महात्मा बुद्ध ने जो 4 दृश्य देखे, सबसे पहले जो दृश्य देखा था वो देखा था एक मृत व्यक्ति का, ठीक है। उसके बाद जब फिर और आगे बढ़े तो एक रोगी का, फिर देखा एक वृहद व्यक्ति मतलब बूढ़े व्यक्ति का, फिर एक दृश्य देखा सन्यासी का। सबसे ज़्यादा खुशहाल जो दिख रहा था वो सन्यासी दिख रहा था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग चुना वो सन्यास का मार्ग चुना। फिर उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, और इस गृह त्याग की जो घटना है उस घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसके बाद गृह त्याग करने के बाद उन्होंने तपस्या की। तपस्या के बाद उनको सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। सर्वोच्च ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। मैंने इस सीरीज में लगभग पुराने क्वेश्चन और जो नए क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को शामिल किया है। एक आता है धर्म चक्र परिवर्तन। जब उन्होंने गृह त्याग कर लिया, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। अब उन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उस उपदेश की घटना को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, मृत्यु उसको कहा जाता है, उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, अर्थात दीपक का बुझ जाना, जन्म और मरण के बीच का जो बंधन है उससे मुक्ति पाना। ये कुछ कीवर्ड है वो आपको याद करना है। उसके बाद महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से भी क्वेश्चन आता है। त्रिपिटक भी क्वेश्चन आ रखा है, 4 आर्यवत भी आ रखा है, और प्रत्यत समुत्पाद भी आ रखा है। देखो त्रिपिटक में आते हैं टोटल 3 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में है नियम, महात्मा बुद्ध द्वारा जो नियम है नियम। उसके बाद सुत्त पिटक में आते हैं उपदेश, और अभिधम पिटक में उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या। ये इन तीनों पिटक में, ठीक है। उसके बाद आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य हैं। दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण के अष्टांगिक मार्ग या मार्ग। इसमें अष्टांगिक 8 मार्ग है, ठीक है। उसके बाद एक सिद्धांत आता है प्रत्यत समुत्पाद सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसी से रिलेटेड है कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, अर्थात इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका संबंध आर्य सत्य दूसरा और तीसरे से इसका संबंध माना जाता है, ठीक है। यह आपका प्रत्युत समुत्पाद सिद्धांत, मतलब कोई भी कार्य के पीछे या किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। इसलिए इसको कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। अब उस कार्य कारण सिद्धांत के कारण क्या क्या हो सकते हैं, लगभग 12 कारण बताएं, इसलिए इसको द्वादश सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे, एक तो हीनयान और एक महायान। हीनयान वह थे जो एक कट्टर जो लोग होते हैं, कट्टरवादी, अपने धर्म से रिलेटेड। तो जो मूल शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध ने दी थी, उन्हीं शिक्षाओं को एज इट इज़ जिस तरह से शिक्षाएं दी थी या जो भी नियम थे उस नियम को फॉलो किया हीनयान संप्रदाय ने। और समय के साथ महायान संप्रदाय को इन शिक्षाओं में, नियमों में परिवर्तन महसूस हुआ, और परिवर्तन के साथ जो शिक्षा ग्रहण की वह थे महायान संप्रदाय। हीनयान संप्रदाय में ये माना जाता
ये माना जाता था कि ईश्वर एक ही है, वह महात्मा बुद्ध, और यहाँ पर मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। लेकिन यहाँ पर महायान संप्रदाय ने महात्मा बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा, ठीक है, मूर्ति का निर्माण हो गया, अर्थात मूर्ति पूजा हो गई। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये सिंपल और साधारण जो है इसमें टॉपिक या जो बिंदु है, लगभग इसी में से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी और डिटेल आप अपनी सीरीज या बुक से पढ़ सकते हो। अब जो अपना टॉपिक होगा वो मौर्य साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य से अभी तक जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो या तो धम्म से पूछ रखा है, या नगरीय प्रशासन, या न्याय व्यवस्था वगैरह से पूछ रखा है। लगभग मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपन टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। पूरा इतिहास का ज्ञाता नहीं होना है कि जितना एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट होती है उतना अपन करके आ जाए कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो मौर्य साम्राज्य, सिंपल सा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना या संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इसमें मुख्यतः सम्राट अशोक के बारे में जानना है कि सम्राट अशोक महान शासक था मौर्य साम्राज्य का। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध इसके जीवन का अंतिम युद्ध था, उसमें बहुत ही भीषण नरसंहार हुआ था। उसको देखकर अशोक ने युद्ध करने का निर्णय बिल्कुल बदल दिया था कि अब इसके बाद कोई भी युद्ध नहीं होगा। कलिंग युद्ध के पश्चात रणघोष के स्थान पर दमम घोष, अब जनता की सिर्फ भलाई की जाएगी, कल्याण के बारे में सोचा जाएगा। युद्ध को किसी भी प्रकार का साधन नहीं माना जाएगा, युद्ध नहीं किया जाएगा, इसलिए एक दमम की संकल्पना आई। सम्राट अशोक ने जो जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो नियम बनाए या जो संहिता बनाई, उसी को ही इतिहासकारों ने धम्म कहा, ठीक है। तो अशोक का धम्म से सीधा क्वेश्चन आता है, अशोक के धम्म के बारे में आप क्या समझते हैं? तो ये धम्म है। अब धम्म का जो उल्लेख है, धम्म का उल्लेख दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म का उल्लेख आता है। इसके अंतर्गत इसका मूल उद्देश्य है लोक कल्याणकारी। सम्राट अशोक इतिहास का जो पहला एक शासक था जिसने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी, ठीक है। इसका अर्थ और देखो तो पापों से मुक्ति, सभी का कल्याण, सरलता, शुद्धता, वाणी में मधुरता और अच्छा व्यवहार ही धम्म कहलाता है, ठीक है। धम्म के बारे में आप ये वापस देख लो कि जनता के नैतिक उत्थान के लिए जो अशोक ने नियम का निर्धारण किया या जो संहिता प्रस्तुत की, वही धम्म है। उल्लेख दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में उल्लेख है। उद्देश्य लोक कल्याणकारी या लोक कल्याण इसका उद्देश्य है, और ये इसकी और सिंपल वे में परिभाषा, ठीक है। ये होता है अशोक का धम्म, ये अशोक से रिलेटेड बातें। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था से भी क्वेश्चन आते हैं। तो न्याय व्यवस्था का जो उल्लेख है वो मेगस्थनीज की एक पुस्तक है, इंडिका। किसकी पुस्तक है? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज कौन था? जो सेल्यूकस निकेटर, यूनान का जो एक शासक था, उसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। उसकी पुस्तक में नगरीय प्रशासन के मौर्य काल के दौरान कि वहाँ पर जो नगरीय जो व्यवस्था थी, ये नगरीय प्रशासन किस प्रकार संचालित होता था। तो मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा कि यहाँ पर 6 प्रकार की समितियाँ थीं। पहली समिति उद्योग समिति, विदेश समिति, कर समिति, जनगणना या जनसंख्या समिति, व्यापार समिति और शिल्पकला समिति। ये नगरीय प्रशासन की एक मूलभूत ढांचा था, ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के पुस्तक का लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य व कौटिल्य दोनों एक ही है। न्याय व्यवस्था में 2 प्रकार के न्यायालय थे, एक तो थे धर्मस्थनीय और एक था कंटक शोधन। धर्मस्थनीय को कहा जाता था, इसको दीवानी न्यायालय भी कहा जाता था और इसको फौजदारी न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। धर्मस्थलीय जो साधारण जो मामले होते हैं जैसे चोरी डकैती वगैरह हो गए, वो इस धर्मस्थलीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद कंटक शोधन। कंटक शोधन में उसको फौजदारी न्यायालय कहा जाता था, जो राज्य और नागरिक के मध्य जो विवाद उत्पन्न होता था उसका ये समाधान करता था, ओके।
ये आपकी न्याय व्यवस्था। नगरीय प्रशासन में 6 समितियां, इंडिका इसमें उल्लेख, ठीक है। न्याय व्यवस्था में 2 न्यायालय। गुप्तचर में, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख माना जाता है, यह उल्लेख है न्याय गुप्तचर व्यवस्था का। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की संस्था है, एक तो खुद का ही नाम संस्था है और एक संचारा। संस्था में वे लोग आते थे या वे गुप्तचरी आते थे जो एक ही स्थान पर रहकर, या जैसे कोई एक राज्य है या एक बड़ा स्थान है, वहाँ पर ही गुप्तचरी करते थे। लेकिन संचारा जो भ्रमणशील, एक स्थान की जो जानकारी दूसरे स्थान की जानकारी प्राप्त कर कर राजा को देना, ठीक है, ये होते थे संचारा या भ्रमणशील गुप्तचर, उसको कहते थे संचारा। एक ही स्थान पर गुप्तचरी करने वाले लोगों को कहा जाता था संस्था। ये आपका मौर्य साम्राज्य, बिल्कुल शॉर्ट में करवाने की मैंने कोशिश करी है। वापस देखो, आपको अशोक के बारे में थोड़ा देखना है। कलिंग युद्ध के बाद रणघोष के स्थान पर धम्म घोष आया, ये धम्म घोष की संकल्पना। उसके बाद नगरीय प्रशासन किस प्रकार का था, न्याय व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। इसकी डिटेल अपनी सीरीज में और पढ़ लेना आप, ताकि इसके बारे में आपको और पता लग जाए। लगभग आपके माइंड में एक तरह का ढांचा तो बन चुका होगा कि यार अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो अपन को इस तरह लिखना है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक गुप्तकाल होगा। गुप्तकाल में वैसे तो बहुत बड़ा गुप्तकाल है, लेकिन अपन टू द पॉइंट बात करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आज तक पूछे गए हैं। गुप्तकाल के संस्थापक की बात करें तो गुप्तकाल के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। जो आदि पुरुष, जो भी संस्थापक होता है उसे आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक है। तो गुप्तकाल का आदि पुरुष कौन है, श्रीगुप्त है। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला नहीं है, ये चंद्रगुप्त गुप्त काल का है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसकी एक उपाधि है महाराजाधिराज। जो पूरे ही गुप्त काल में जो प्रथम उपाधि, ये महाराजाधिराज की प्रथम बार जो उपाधि धारण की थी वो सबसे पहला यही था, इसलिए इसकी उपाधि है महाराजाधिराज, ठीक है। इसलिए मैंने इसको वहां से अलग से लिखा। अब गुप्त काल में कुछ प्रमुख शासक है, जैसे चंद्रगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और सामाजिक व्यवस्था। इसी के बारे में अपन गुप्त काल में मेन पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त से जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो जो पूछ सकते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को ही 100 युद्धों का विजय कहा गया है कि इसने 100 युद्धों पर विजय प्राप्त की थी। ये समुद्रगुप्त की एक उपाधि थी, उस उपाधि का नाम है धर्म प्रचार बंधु समुद्रगुप्त की उपाधि थी। विजय संबंधी समुद्रगुप्त ने जो युद्ध लड़े, उस युद्ध में जो जो नीतियां अपनाई, उन नीतियों को अपन देखते हैं कि उन नीतियों में प्रसबोधरण नीति, आज्ञाकरणम नीति और ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति, ये जो नीतियां हैं जो समुद्रगुप्त ने युद्ध के दौरान अपनाई, ठीक है। उसके बाद एक प्रयाग प्रशस्ति आती है। प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी रखा है और आ भी सकता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना, सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति का अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध समुद्रगुप्त से है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति को ही इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। इसकी रचना हरिशेन ने की थी, और इसको उत्कीर्ण किसने किया था, तिलभट्ट ने। इसकी जो शैली थी चंपू शैली है। चंपू का मतलब हो गया पद्य और गद्य दोनों में, ठीक है। और इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। समुद्रगुप्त के बारे में ये थोड़ी सी डिटेल, मेन डिटेल। उसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त के शासनकाल में ही, या चंद्रगुप्त का जो शासनकाल था उसी में ही नवरत्न थे, ठीक है। 9 रत्नों का समूह, जिसमें अमरकोश हो गया, कालिदास हो गया, वरामिर हो गया, घटप्रकर हो गया, शंकु हो गए, ऐसे लगभग 9 रत्न थे। उनको 9 रत्नों का समूह होता था, जो 9 मंडली थी, उनको नवरत्न कहा गया, ठीक है। फायन एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, ठीक है। कुमारगुप्त वेनसंग कुमारगुप्त के शासनकाल में आया था। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। स्कंदगुप्त से क्वेश्चन आता है, स्कंदगुप्त मोस्ट टाइम पे स्कंदगुप्त गुप्त काल का जो सबसे अंतिम प्रतापी शासक था या अंतिम शक्तिशाली शासक था वो स्कंदगुप्त था।
स्कंदगुप्त, इसने हूणों पर विजय प्राप्त की। हूण, स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था और हूणों के आक्रमण के हूणों का जो नेता था तोरमान, तोरमान और स्कंदगुप्त के मध्य युद्ध हुआ और स्कंदगुप्त विजय हुआ, इसलिए हूणों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन है? स्कंदगुप्त। इसका जो उल्लेख है वो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसके बाद स्कंदगुप्त ने जब हूणों पर विजय प्राप्त की तो विक्रमादित्य उपाधि धारण की। किसने? स्कंदगुप्त ने। ध्यान रखना, विक्रमादित्य उपाधि या विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के भी आगे लगता है, ठीक है, और ये भी है। तो उपाधि विक्रमादित्य, हूणों की विजय प्राप्त करने के बाद ये उपाधि धारण की और एक अन्य उपाधि थी परम भागवत। स्कंदगुप्त के बारे में ये डिटेल। उसके बाद गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था। गुप्त काल में जैसे वैदिक काल में 4 वर्ण थे। कौन कौन से वर्ण थे? सबसे पहला ब्राह्मण, फिर थे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर थे शूद्र। यहाँ पर भी वैसे ही समाज में व्यवस्था थी कि 4 वर्ण थे जो भी जन्म पर आधारित थे। मतलब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मणी होगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय और वैश्य का पुत्र वैश्य। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन क्या था? जो शूद्र था, शूद्र जो सबसे निम्न वर्ण माना जाता है, उसको सैनिक अर्थात मतलब सेना में भर्ती होने का अधिकार था और महाकाव्य जैसे रामायण या महाभारत सुनने का अधिकार था, ठीक है, इस गुप्त काल में। यहाँ पर एक 5वां वर्ण अलग से नया बना जो चांडाल जाति। चांडाल जाति का जो उल्लेख है वो गुप्त काल से रिलेटेड है। जो 5वां वर्ण है इसको अस्पृश्यता मतलब अस्पृश्यता गुप्त काल में मौजूद हुई। कैसे? कि चांडाल मांस का प्रयोग करता था, मांसाहारी थे और वो नगर से बाहर रहते थे। जब भी ये नगर में आते थे तो ये ढोल नगाड़े बजाते हुए आते थे ताकि इनके सामने कोई भी मतलब इनका जो रास्ता है सब खाली कर दे। मतलब चांडाल के कोई भी अड़े या इनको कोई देखे भी नहीं, इतना इनको अछूत माना जाता था। अगर स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। हालांकि चित्रित रूप में तो स्त्रियों की स्थिति गुप्त काल में बहुत अच्छी बताई गई है, लेकिन वास्तविक तौर पर स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। गुप्त काल को बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूँ ये आपको लगभग सारा समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लगभग ऑलमोस्ट अपन ने अधिकांश टॉपिक या जो मेन आने वाले हैं जो सब कवर कर दिए हैं। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, कुछ अरब के आक्रमण क्यों हुए भारत पर, या कुछ और टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय मतलब इसके अंदर ही 3 आ गया, तो मतलब कोई 3 पक्ष होंगे। 3 पक्ष कौन कौन से थे? एक तो था गुजरात और राजस्थान के मध्य गुज्जर प्रतिहार, ठीक है। दूसरा पक्ष था राष्ट्रकूट, दक्षिण में कर्नाटक के आसपास का जो एरिया, उसका था जो शासक ध्रुव प्रथम। एक यहाँ पर पश्चिम बंगाल बिहार साइड का जो एरिया पाल वंश, इसके अंतर्गत धर्मपाल था, ठीक है। मतलब वत्सराज, ध्रुव प्रथम और धर्मपाल, इन तीनों के मध्य युद्ध हुआ। किस कारण हुआ? कन्नौज के लिए। मतलब कन्नौज उस समय तात्कालिक समय में जो कन्नौज एक समृद्ध प्रदेश हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी नदियों का मतलब संगम होता था, बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर आती थी, सभी प्रकार की सुविधाएं कन्नौज पर प्राप्त थी। तो ये तीनों ही जो प्रमुख वंश थे, इन तीनों ही वंश की जो नज़र थी वो यहाँ पर थी। कहाँ पर? कन्नौज पर। इसलिए इन तीनों के मध्य युद्ध हुआ, जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध कहा गया। ये लगभग 150 वर्ष तक चला था। इसमें कभी गुज्जर प्रतिहार जीता तो कभी राष्ट्रकूट, इस तरह लगभग एंड में गुज्जर प्रतिहार वंश ने इस पर विजय प्राप्त की। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अरबों का आक्रमण। आपके इसमें इतिहास के जो पेपर सेकंड में उसमें 3 दे रखे हैं, मोहम्मद कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। उसके संदर्भ में अगर कुछ भी आ जाए कि आक्रमण क्यों किए गए, उस क्यों का उत्तर ये रहा कि साम्राज्य का विस्तार। अगर कोई भी शासक आक्रमण करता है किसी दूसरे राज्य में तो वो वहाँ पर आक्रमण अपने साम्राज्य को और विस्तृत करने के लिए करता है। तो सबसे पहले साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आक्रमण किया अरबों ने। उसके बाद धन प्राप्ति के लिए आक्रमण किया। उसके बाद इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को
एक महत्वपूर्ण बनाने के लिए भारत पर आक्रमण किया और हाथियों की प्राप्ति हेतु यहाँ पर बहुत सारे हाथी उपलब्ध थे जिनको प्राप्त करने के लिए अरबों ने भारत पर आक्रमण किए। ये कुछ टॉपिक होता है। उसके अलावा ये टॉपिक आपको स्वयं से ही आपको पढ़ना है, जिसमें हर्षवर्धन, सातवाहन में गौतमी पुत्र शाकवर्णी, शातकर्णी में कुछ मंदिर की शैलियाँ, महेंद्र और मामल, संगम युग के बारे में आप थोड़ा सा देख के चल जाना, गुज्जर, पतियार और चोल। लगभग आपके इसी में से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे जो भी मैंने पढ़ाया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे नंबर मेंशन कर दिए हैं, आप कॉल कर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।